Hello everyone, my name is Divyanshu, your new sociology educator and एमएन श्रीनिवास का जो सब्सिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। लेकिन एमएन श्रीनिवास का एक और कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन। इसको ये बताते हैं कि किस तरीके से जब हम वेस्टर्न कल्चर की चीज़ों को अपनाते हैं तो किस तरीके से हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो जाता है ना। कौन सी बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, वो बुक कौन से ईयर में रिलीज हुई एंड किन फेजेस में ये वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से सेशन शुरू करते हैं ना। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है भाई एमएन श्रीनिवास। हम सब अवगत हैं, आप सबको पता ही होगा सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट श्रीनिवास का, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और इसमें बोला क्या था, जल्दी से देखते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग Westernization refers to the profound changes brought into Indian social society and culture as a result of over 150 years of British colonial rule। यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए तो वो सिर्फ कॉलोनियल रूल के लिए तो आए ही आए थे, लेकिन इसके साथ वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर के आए। अपने साथ कल्चर लेकर के आए, अपने कुछ कस्टम्स लेकर के आए, अपनी वैल्यूज, अपने नॉर्म्स और अपने साथ टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आए। एंड जब वो ये सारी चीज़ें लेकर के आए इंडिया में, उन लोगों ने ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। इसी तरीके से हमारे एमएन श्रीनिवास बोले कि इन्हीं की वजह से क्या होना शुरू हुआ, हमारा वेस्टर्नाइजेशन होना शुरू हुआ। इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल, बोलते हैं कि ये वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी कि ये सिर्फ बताता है कॉन्सेप्ट कि क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है। ये नहीं बताता कि क्या वो जो चेंज हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। गुड एंड बैड के बीच में ये डिफरेंशिएट नहीं करता है ना। डिस्क्राइबिंग व्हाट चेंज्ड, नॉट व्हाट वेदर इट वाज गुड और बैड, यानी कि अगर कोई चेंज आया है तो वो कैसा चेंज है, बस ये बताता है। उसकी बातें नहीं बताता कि वो चेंज समाज के लिए अच्छा है या खराब है। इस तरीके की हमारी बात बोलते हैं कौन, हमारे एमएन श्रीनिवास। अगर आपने अभी तक सोशियोलॉजी से सीवीटी पीजी का बैच एनरोल नहीं करा है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे एंड 2027 में आपको जेएनयू डीयू जैसी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो अभी 45% की सेल चल रही है। जल्दी से सेल में आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड DIV07 आप यूज करेंगे तो आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपसे पर्सनली 1-on-1 गाइडेंस भी आपको दूंगा। एंड जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा एंड आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को भी मैं सॉल्व करता रहूंगा। मेरे जो अभी 2 ऑनगोइंग बैच हैं, एक अल्टीमेट 3.0 बैच जिसकी क्लासेस ऑलरेडी 19 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इसमें अभी एनरोल कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस ऑलरेडी नवंबर मिड तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर इसके बाद अगर आप सोचेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ज़्यादा देखनी नहीं पड़ेंगी, लाइव से ही आपका पूरा काम चलेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा लेवल पे थोड़ा एक एडवांटेज, यानी कि अदर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर के अगर आपको तैयारी करनी है, एडवांस लेवल पे तैयारी करनी है, तो आप महापैक बैच ले सकते हैं। इसमें फायदा ये है कि इसमें जो पुराने कोर्सेज और जो फ्यूचर के आने वाले कोर्सेज हैं और जो ऑन गोइंग कोर्सेज हैं, सारे आपको मिल जाते हैं। यानी कि इसमें आपको 350 से ज़्यादा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 200 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। तो इस वजह से इसमें ना अच्छी तरीके से आपकी स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो जाती है। और जो फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज हैं वो भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिल जाते हैं। जैसे अगर आगे चल के क्रैश कोर्स आया या कोई और भी कोर्स आया तो वो सारे कोर्सेज आपको इसमें मिल जाते हैं। कैसे आप एनरोल करेंगे? DIV07 कोड यूज करेंगे तो आपको 45% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड मेरे से पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इस मेल आईडी पे divyanshu.1@adda247.com पे मैसेज कर दीजिए, बस हाई लिख दीजिए और मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो मैं पूरी तरीके से दूर कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या बोलते हैं। द टर्म सबयूम्स चेंजेस अकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी एंड वैल्यू, यानी कि चेंजेस जो है ना सभी लेवल पे आ रहे हैं, सभी चीजों में आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आ रहे हैं आपके चेंजेस? आपके प्रौद्योगिकी में आ रहे हैं, आपकी संस्थाओं में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी विचारधारा में चेंजेस आ रहे हैं और आपके मूल्यों में भी सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे एमएन श्रीनिवास ने कब दिया था, कौन सी बुक में दिया था? 1966 में अपनी बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की जो बुक है इन्होंने कब रिलीज करी थी? 1966 में। इस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और देख लेते हैं, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसके बारे में होता क्या है, यानी कि इसका इंपैक्ट कहाँ का पड़ता है, इसका स्कोप ऑफ इंपैक्ट यानी कि प्रभाव का दायरा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए, सबसे पहला जो हमें दायरा देखने मिला था ना, सबसे पहला जो इंपैक्ट हमें देखने मिला था, वो देखने मिला था हमें टेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ रेलवे वगैरह थोड़ी थी, ये सारी कहाँ से आई? ये सारी वेस्टर्न चीजें थी, कि जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न जो मेडिसिन है आपकी, ये सारी कहाँ से आई थी? आपकी हमारी सब वेस्टर्न चीज़ें हैं, वेस्ट वाले लेकर के आए थे। जब यूरोप ने कॉलोनाइजेशन किया हमारे ऊपर, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, तब वो अपने साथ ये चीज़ें भी लेकर के आए और हमने इन चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया। और क्या हुआ?
अब ये जब आए तो इंस्टीट्यूशंस भी लेकर के आए, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कभी नहीं हुआ करती थी, तो अपने साथ ही लीगल सिस्टम्स लेकर के आए, इलेक्शन से लेकर के आए, स्कूलिंग, इनका पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था, ये स्कूलिंग वगैरह भी लेकर के आए। हमारे टाइम पे क्या चलता था, पुराने टाइम पे गुरुकुल वगैरह चलते थे, लेकिन ये जो थे ये एक फॉर्मल अलग तरीके की कुछ एजुकेशन लेकर के आए, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के आए, जिसमें साइंस वगैरह ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे, सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट पढ़ाने लगे। तो अपने साथ स्कूल भी लेकर के आए, इंस्टीट्यूशंस लेकर के आए अलग अलग, और अपनी आइडियोलॉजी भी लेकर के आए, और आइडियोलॉजी का ही यूज करके इन्होंने क्या गेम खेला, इन्होंने इंडिया में डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेला, है ना। क्या क्या स्प्रेड किया इन्होंने, इगलिटेरियनिज्म, सेक्युलरिज्म, रैशनल थिंकिंग वगैरह, यानी कि इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सामंतवाद, तर्क संगत सोच का भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया था हमारे इंडिया में। ये सारी जो चीजें थी अपने इंडिया में ये लेकर के आए। और अब देख लेते हैं कि जब वेस्टर्नाइजेशन होता है ना, तो इन्होंने कुछ 2 लेवल्स बताए थे। वो 2 लेवल्स कौन कौन सी हैं, एक में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है और एक में इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। प्राइमरी लेवल पे कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा ब्रिटिशर से, यानी कि आप कुछ भी चीज सीखेंगे, कुछ भी उनका रूल, कस्टम, लॉ कुछ भी सीखेंगे, तो आप किसी ब्रिटिशर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के समझेंगे। तो जब वो वाला चीज आप अपने अंदर लेकर के आते हैं, वो आता है हमारा प्राइमरी लेवल, है ना। एडॉप्टिंग वेस्टर्न हैबिट्स रैपिडली, बहुत तेजी से अंग्रेजों से सीधा संपर्क, जैसे सिविल सेवक जिन्होंने पश्चिमी आदतों को तेजी से अपनाया। सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना। प्राइमरी ग्रुप एक्ट्स एज अ रेफरेंस फॉर द ब्रॉडर सोसाइटी, यानी कि अप्रत्यक्ष संपर्क प्राथमिक समूह व्यापक समाज के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से 2 लेवल्स पे हमारा वेस्टर्नाइजेशन होता है, बताते हैं एम एन श्रीनिवास। और क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि इसमें ना कुछ टेंजिबल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कुछ मूर्त अभिव्यक्तियां भी होती हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल और ड्रेस, हमारे जीवन शैली और पहनावा। आजकल हमारे पहनावे में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न चीज़ें दिखने लग गई हैं, है ना। जो जीन्स वगैरह हैं और कोट पैंट हैं, ब्लेजर्स हैं, 3 पीस सूट हैं, ये कहाँ से हैं, ये सारे वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट हैं, वहाँ से आए हैं। एंड हमने इसको अपनाया कैसे, हमने इसको वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू अपनाया। और क्या बताते हैं, मॉडर्न एजुकेशन भी जो है ना, आधुनिक शिक्षा जो है, ये भी हमारा वेस्टर्नाइजेशन का ही पार्ट है। और साथ ही साथ में अर्बनाइजेशन, आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी सोशियोलॉजी की इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, जो मैंने 1 शॉट अपलोड करी थी लाइव, तो उसमें मैंने बताया था अच्छे से कि अर्बनाइजेशन, यानी कि इंडिया में पहले सिर्फ गांव हुआ करते थे, शहर नहीं हुआ करते थे, और सारा का सारा जो हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था वो गांव में हुआ करता था। शहरों का जो कॉन्सेप्ट था, अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये अंग्रेज हमारे यहाँ पर लेकर के आए। और जब ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए, तो हमारे जो गाँव की जो अर्थव्यवस्था थी ना, हमारे गाँव का जो जिस तरीके से गांव में पूरी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मिट्टी के बर्तनों की, कपड़ों की, उस सारी इंडस्ट्रीज को ठप कर दिया था अंग्रेजों ने अपने अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस तरीके से होता है ना। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन भी करना जरूरी है कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। वेस्टर्नाइजेशन के बारे में और मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या बोलता है हमारे एम एन श्रीनिवास ने, बोलते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन है ना, वो वैल्यू न्यूट्रल है, यानी कि ये बताते हैं रिफर्स स्पेसिफिकली टू द चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम कांटेक्ट विद वेस्टर्न कल्चर, इट इज कल्चरली स्पेसिफिक एंड डज नॉट इनहेरेंटली इंप्लाई प्रोग्रेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है तो आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ प्रोग्रेस ही हो रहा है इसलिए वो वेस्टर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है। नहीं, वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू आपका प्रोग्रेस नहीं भी हो सकता है आप बैकवर्ड जा रहे हो। और मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है बताते हैं, आधुनिकीकरण में क्या होता है, अ ब्रॉडर ग्लोबल प्रोसेस एम्फसाइजिंग रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। श्रीनिवास प्रिफर्ड वेस्टर्नाइजेशन फॉर इट्स कल्चरल न्यूट्रलिटी, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन में कल्चरल न्यूट्रलिटी होती है, इसलिए हमारे एम एन श्रीनिवास ने इसको सपोर्ट किया था, है ना। और क्या बोलते हैं, एक व्यापक प्रक्रिया जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ देती है। श्रीनिवास ने इसकी सांस्कृतिक तटस्थता के कारण पश्चिमीकरण को प्राथमिकता दी। तो ये कुछ बताया था हमारे एम एन श्रीनिवास ने वेस्टर्नाइजेशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, और वेस्टर्नाइजेशन किन किन लेवल्स पे होकर के गुजरती है एंड उसका दायरा कितना बड़ा है, सब बताया हमारे श्रीनिवास ने। और क्या बताते हैं, कल्चरल सिंथेसिस बताते हैं इसके बारे में, यानी कि इनकी कुछ लाइन है कि इस तरह से जाती है, वेस्टर्नाइजेशन इज इन इंडिया डिड नॉट मीन द कंप्लीट इरेजर ऑफ ट्रेडिशन, इंस्टेड इट लेड to a complex synthesis where the modern western institutions coexist with deep rooted Indian cultural values। यानी कि भारत में पश्चिमीकरण का अर्थ परंपरा का पूर्ण विनाश नहीं था, इसके बजाय इसने एक जटिल संश्लेषण को जन्म दिया, जहां आधुनिक पश्चिमी संस्थाएं गहरी भारतीय संस्कृति मूल्यों के साथ सह अस्तित्व में है। यानी कि आज के टाइम पे हम मॉडर्न तो हो गए हैं, हमने वेस्टर्न चीजों को भी बहुत ज्यादा अपना लिया, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने ट्रेडिशन को नहीं भूले हैं। हम अभी भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, हम अभी भी अपने त्योहारों को प्रैक्टिस करते हैं, एंड हम अभी भी हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारे जो मोर्स हैं, जो हमारी फोकवेज हैं, लोककृतियां हैं, जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं एंड अभी भी चलन में है, उसको हम अभी भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वो अभी भी हम चलाते हैं।
उसको अभी भी हम यूज में लेकर के आते हैं। तो हमारा मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन भी हुआ है, लेकिन हमने अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको अभी तक हमने बचा करके रखा है और उसी के थ्रू हम अपनी कल्चर को इतना रिच बना करके अभी तक रखा है। तो ये बताते हैं हमारे एम एन श्रीनिवास वेस्टर्नाइजेशन के बारे में। और तो बस यही था इनका कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो कोड DIV07 यूज करके आप 45% का डिस्काउंट ले सकते हैं। या फिर आपको फर्दर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो मेरी मेल ID divyanshu.1@adda247.com पर कनेक्ट करके आप मेरे साथ अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपके वहां पे सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। और लास्ट में आपको बता दूं, अल्टीमेट 3.0 बैच जो अभी ऑनगोइंग है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, या महापैक बैच जिसमें आपको एडेड एडवांटेजेस मिल जाते हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।